साउंड है ना, साउंड वाला से इधर आना। चलिए हेडिंग दे दे बालक, जहां तक हुआ था वहां से आगे बात नहीं। हेडिंग देंगे टर्मिनल विभवांतर हेडिंग देंगे टर्मिनल विभवांतर, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल मतलब सिरा होता है, ठीक है। तो किसी चालक के या किसी परिपथ में दो सिरों के बीच या दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर। इसको परिभाषित करने का बहुत सारा तरीका है। चलिए हेडिंग दे दिए, इसके नीचे लिखेंगे परिभाषित किया जाए किसी विद्युतीय परिपथ में, परिभाषित करेंगे बालक, लिखा जाए किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी विद्युतीय परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, किसी विद्युतीय परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। या करके एक और परिभाषा लिखना होगा, या करके लिखेंगे जब सेल से, सेल मतलब बैटरी, जब सेल से किसी बाहरी परिपथ में, जब सेल से किसी बाहरी परिपथ में विद्युत धारा, जब सेल से किसी बाहरी परिपथ में विद्युत धारा ली जाती है, विद्युत धारा ली जाती है, तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया बात। कैसे सूचित करेंगे, भी से। पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। लिखेंगे इकाई आवेश को सेल के एक टर्मिनल से, इकाई आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल मतलब किनारा या छोर होता है, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल
सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तथा बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। हो गया, सेल को दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो टर्मिनल मतलब क्या होता है? किनारा होता है या छोर होता है। अब देखिए, टर्मिनल विभवांतर को हम लोग सूचित कैसे करेंगे? तो V से अभी लिखे हम लोग। अब ये आप ऊर्जा या कार्य दोनों के साथ लिख सकते हैं। तो यहां अगर लिखना हो टर्मिनल विभवांतर, तो ये बताइए टर्मिनल विभवांतर क्या है? तो एक प्रकार का कार्य है या ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है? तो ध्यान देंगे, टर्मिनल विभवांतर हमेशा बाहर निकाला जाता है। ये बैटरी हो गया, मान लीजिए प्लस और माइनस, और आप बैटरी से कोई लोड जोड़ दिए हैं, ठीक है, किसी लोड को कनेक्ट कर दिए हैं, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जाता है यहां से यहां तक आने के लिए। तो बताइए कि बाहरी परिपथ में न चलना है जी आपको, तो ये कार्य कैसा होगा? तो बाह्य कार्य होना चाहिए। किसको ऊर्जा दिया गया है? इलेक्ट्रॉन को। क्यों दिया गया है? क्योंकि एक टर्मिनल से चल के दूसरे टर्मिनल पर आए। तो इसको जितना ऊर्जा आप दीजिएगा या जितना काम कीजिएगा, क्योंकि ऊर्जा और काम एक ही होता है, जितना ऊर्जा रहेगा उतने आप काम कीजिएगा। तो ये किसके बराबर होगा? तो टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर लिखना हो कि टर्मिनल विभवांतर भी बताइए, तो अभी तो बता गया है कि कार्य है। कैसा कार्य है? तो बाह्य परिपथ का कार्य है। कैसा कार्य है वाला? बाह्य परिपथ का कार्य है। और बटा में किसको आप ले गए हैं? इधर से उधर आवेश को ले गए हैं, तो कार्य बटा में कितना हो गया? आवेश। लिख लेंगे इसको, लिख लिया जाए टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज W अपॉन Q। और ये वर्क डन कैसा होना चाहिए? तो बाहरी परिपथ में होना चाहिए वाला। हो गया। अब इसका ऐसा ही मात्रक और विमीय क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा, तो वही है जूल पर कूलम, जिसको क्या कहा जाता है? वोल्ट। लिखेंगे इसके नीचे, लिखा जाए टर्मिनल विभवांतर का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र टर्मिनल विभवांतर का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र टर्मिनल विभवांतर का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे एसआई मात्रक का। एसआई मात्रक का, तो यहां पर आपका कार्य बटा आवेश है, तो कार्य का जूल होता है, आवेश का कूलम
जूल पर कूलम को क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। पहले भी निकाले हम लोग। अब यहाँ पर बीमीय सूत्र लिखना है। यहाँ पर बीमीय सूत्र आपसे पूछा गया कि बीमीय सूत्र बताइए। तो ये V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू कार्य का होता है आपका ml² T इनवर्स 2 और आवेश का होता है AT। ये नीचे से ऊपर आएगा तो ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 लिख लिया जाए। तो सबका एक ही जैसा है। टर्मिनल विभवांतर हो, विद्युत वाहक बल हो या विभव हो, सबका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र क्या होगा? एक समान हो। अब यहां से विद्युत वाहक बल में और विभवांतर में हम लोग अंतर बताएंगे कि विद्युत वाहक बल में और विभवांतर में क्या अंतर है। हो गए। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए। हेडिंग देंगे विद्युत वाहक बल। हेडिंग दिया जाए विद्युत वाहक बल एवं विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर। हो गया बालक? तो पॉइंट वाइज 1 2 3 करके लिखेंगे और दोनों के बारे में रहेगा, विद्युत वाहक बल के बारे में भी रहेगा और विभवांतर के बारे में लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए 1 नंबर पॉइंट में, किसी सेल की धारा, किसी सेल की धारा प्रवाहित करने की, किसी सेल की धारा प्रवाहित करने की, किसी सेल की धारा प्रवाहित करने की कुल शक्ति को, किसी सेल की धारा प्रवाहित करने की कुल शक्ति को, प्रवाहित करने की कुल शक्ति को विद्युत वाहक बल, कुल शक्ति को विद्युत वाहक बल कहा जाता है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो ध्यान देंगे विद्युत वाहक बल क्या है? तो ध्यान देंगे इसका शक्ति है, जितना शक्ति से ई करंट का प्रवाह करेगा, ठीक है, तो जितना वोल्ट का रहेगा वही इसका शक्ति होगा। और जानते हैं कि विभवांतर हो या विद्युत वाहक बल हो, दोनों का मात्रा क्या होता है? वोल्ट ही होता है। इसी में लिखेंगे विभवांतर, ना इसी में लिखेंगे विभवांतर एक सामान्य पद है, विभवांतर एक सामान्य पद है, एक सामान्य पद है जब किसी चालक में, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके किसी दो बिंदुओं के बीच, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें किसी दो बिंदुओं के बीच, उसमें किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। अब देखिए विभवांतर उत्पन्न होने का मतलब क्या है, ध्यान देंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी है, क्लियर है बालक, और ये इसका प्लस, ये माइनस, प्लस और माइनस वाला सिरा है। आप कोई लोड दे दिए इससे, मान लीजिए कि यहाँ पे बल्ब ही आप जला दिए, तो यहां से 9 वोल्ट का एनर्जी गया ए पॉइंट पर और यहां पर देखा गया बी पॉइंट पर, यह 9 था,
यहाँ 4 वोल्ट है, तो ये कितना यूज किया होगा? 5 वोल्ट मीटर से नाप लेना है। अगर जानकारी चाहिए तो एक वोल्ट मीटर जोड़ दीजिए, अब वोल्ट मीटर बता देगा कि आया कितना था, यहाँ पर है कितना। तो अब बताइए कि विभवांतर क्या होगा? तो परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होगा। यहाँ पर वोल्टेज कितना था, यहाँ पर कितना है। तो अब देखेगा कि 9 था, आई 4 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये कितना यूज कर लिया है? 6 वोल्ट, 5 वोल्ट। हाँ तारा नहीं, मैथ कमजोर न बाबा। चलिए, तो 9 वोल्ट आया था, 4 वोल्ट हमको मिला, इसका मतलब 5 वोल्ट ये ऑलरेडी यूज कर चुका है। तब आपसे पूछा जाएगा विभवांतर कितना है, तो कहिएगा 5 वोल्ट का है। तो 5 वोल्ट का मतलब टोटल परिपथ में जो भी वोल्टेज रहेगा उसमें से 5 वोल्ट ये क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा वाला। क्लियर है? तो बताइए, विभवांतर जब भी निकालेंगे तो किसी परिपथ में लोड के दो सिरों के बीच निकाला जाता है। चलिए 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, ये 1 नंबर पॉइंट था, 2 नंबर में लिखा जाए। लिखेंगे विद्युत वाहक बल, 2 नंबर पॉइंट में लिखा जाए विद्युत वाहक बल एक कारण मात्र है। विद्युत वाहक बल एक कारण मात्र है, जबकि विद्युत वाहक बल एक कारण मात्र है, जबकि विभवांतर उसका परिणाम स्वरूप है। जबकि विभवांतर उसका परिणाम स्वरूप है। जबकि विभवांतर उसका परिणाम स्वरूप है। जब विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जब विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ के धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। अब समझिए, कह रहा है कि विद्युत वाहक बल कारण मात्र है, अब विभवांतर क्या है? उसका परिणाम है। तो कारण मात्र का मतलब ध्यान देंगे, विद्युत वाहक बल मान लीजिए 9 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिए, ठीक है, 9 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिए, हम लोडे नहीं देंगे, हमें आपके परिपथ में मान लीजिए मेरा बैटरी है और हम लोडे नहीं दिए बीच में, तो आपका विभवांतर विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा। सुन लीजिए बालक, मान लिए कि मेरे पास कोई बैटरी है, ऐसे कोई करंट नहीं लिया जाए, हम कोई करंट ही नहीं लेंगे, तो इसका विद्युत वाहक बल कहिए या विभवांतर कहिए, क्या रहेगा? सेम हो जाएगा। कारण क्या है? यूज कीजिएगा करंट तब ना इसका वोल्टेज कम होगा, आप यूज ही नहीं करेंगे तो इसका वोल्टेज वही रह जाएगा। तो बताइए कि जब तक परिपथ में हम कोई लोड नहीं देंगे तो यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होगा नहीं। तो अब बताइए, आपका बैटरी जोड़ने का कोई पर्पस नहीं है, बैटरी जोड़ दिए, कुछ चलाइए नहीं रहे हैं, तो जोड़ने का क्या फायदा? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? लोड होना चाहिए। लोड मतलब कोई चीज, प्रतिरोध भी लोड होता है, जितना ही जल रहा है अभी सब क्या है? लोड ही होता है। तो लोड रहेगा तो यही लोड के सिरों पर क्या मिलता है? विभवांतर। क्लियर है बालक? तो मान लीजिए कि लोड नहीं देंगे तो अब विभवांतर निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि विभवांतर कितना रह जाएगा? तो 9 वोल्ट का रह जाएगा। रीजन क्या है कि जब कोई आप लोड नहीं दीजिएगा तो करंट निकलेगा नहीं, जब करंट नहीं निकलेगा तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर क्या हो जाता है? बराबर। तो अब विभवांतर इसी के न बीच निकालिएगा, प्लस और माइनस के बीच, तो आप बैटरी के अंदर न निकाल रहे हैं, ये सब कहाँ इसमें विभवांतर है? ठीक है, विभवांतर कब होगा? जब देखिए यहाँ लोड दे देंगे तब कहिएगा सर 9 वोल्ट गया था, 4 वोल्ट मिला, इसका मतलब ये 5 वोल्ट यूज कर लिया, तो ये विभवांतर कहलाता है। तो लोड नहीं रहेगा तो आपको विभवांतर मिलेगा बालक? नहीं मिलेगा। तो यही तो हम लोग लिखे कि कारण मात्र है, ये जो है कारण है,
रिजल्ट कौन है, यही। क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट जो हम लोग लिखने वाले हैं, सुन लीजिए एक लाइन में। विद्युत वाहक बल हमेशा क्या होता है, विभवांतर से बड़ा होता है। विद्युत वाहक बल हमेशा क्या होगा, विभवांतर से बड़ा होगा। मान लिए कि विद्युत वाहक बल किसका होता है, बैटरी का। तो मान लीजिए 9 वोल्ट का बैटरी है और आपका विभवांतर कह रहा है कि 12 वोल्ट, हमको 12 वोल्ट चाहिए। तो ये बताइए कि 9 वोल्ट है तो 12 वोल्ट को सप्लाई देगा, नहीं देगा। ये जब देगा तो लास्ट 9 वोल्ट तक दे सकता है। तो याद रखेंगे सप्लाई से कम न रखना पड़ेगा जी। ये जितना सोर्स ले रहे हैं इससे सप्लाई कम होना चाहिए ताकि परिपथ में ऊर्जा भेज सके। लेकिन ये है 9 वोल्ट का, लोड दे दिए हैं 12 वोल्ट का, तो काम करेगा नहीं। तो याद रखेंगे कि विद्युत वाहक बल जो होगा ये विभवांतर से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो लिखेंगे 3 नंबर पॉइंट में, विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के, विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के, विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के मान से, विद्युत वाहक बल के मान से कम होता है। विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के मान से कम होता है। हो गया, कम होता है। कभी बराबर हो जाए, कब, जब कोई करंट आप परिपथ में नहीं लीजिएगा तब। हम करंट ही नहीं यूज करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। कितना पॉइंट हुआ वाले? चलिए एक और पॉइंट लिख लेते हैं 4 नंबर में। लिखेंगे किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नियत होता है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नियत होता है जबकि, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नियत होता है जबकि परिपथ में, जबकि परिपथ में ध्रुवों के बीच, जबकि परिपथ में ध्रुवों के बीच विभवांतर का मान, जबकि परिपथ में ध्रुवों के बीच विभवांतर का मान, विभवांतर का मान धारा के, विभवांतर का मान धारा के घटने, विभवांतर का मान धारा के घटने और बढ़ने के साथ, धारा के घटने और बढ़ने के साथ परिवर्तित हो जाता है। धारा के घटने और बढ़ने के साथ परिवर्तित हो जाता है। धारा के घटने और बढ़ने के साथ परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखेंगे विद्युत वाहक बल अचल रहेगा। मानिए कि बना दिया गया है 9 वोल्ट का, 9 वोल्ट का, तो 12 वोल्ट हो जाएगा, 11 वोल्ट हो जाएगा, 7 वोल्ट हो जाएगा, नहीं। ये 9 है तो 9 है, फिक्स है। लेकिन आपका लोड तो हमेशा बदलते रहता है, डिपेंड करता है कि आप कितना करंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि विभवांतर, ठीक है, विभवांतर परिवर्तनशील है लेकिन इसका ऊर्जा परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि विभवांतर बहुत कुछ पर निर्भर करता है। कौन परिपथ से करंट आ रहा है, ठीक है, चालक है, किस तरह का नेचर का है। अब मान लीजिए इस तार में करंट दौड़ रहा है तो करंट ज्यादा होगा कि कम होगा, खाली करंट इस पर डिपेंड करेगा? नहीं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि जो तार लिया है उसका प्रतिरोधकता कितना है, चालकता कितना है, कितना करंट को सर्किट में जाने दे रहा है। तो याद रखेंगे ये नियत होता है। विद्युत वाहक बल क्या होगा, नियत, लेकिन विभवांतर नियत नहीं रहेगा। धारा बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा, धारा के साथ परिवर्तनशील होता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा टर्मिनल विभवांतर या केवल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर। अब यहां से पढ़ना है हमको विद्युत परिपथ एवं परिपथ समीकरण। ध्यान से समझेंगे, आगे जो पढ़ना है इसका नाम है विद्युत परिपथ एवं परिपथ समीकरण। तो सवाल ये है कि सर विद्युत परिपथ क्या होता है? तो ध्यान देंगे, परि मतलब होता है बाहर, और पथ मतलब रास्ता। तो कह रहा है कि विद्युत का जो सर्किट में चलने का रास्ता होता है, ठीक है, जो बैटरी से बाहर चलने का रास्ता होता है, उसी को विद्युतीय परिपथ कहा जाता है।
अब मान लिए कि बैटरी से जोड़ दिए तो करंट बाहर न चलेगा, बैटरी के अंदर थोड़े काम करता है, बैटरी तो ऊर्जा देने का काम करता है। क्यों दिया गया है? क्योंकि आप एक जगह से दूसरे जगह जाइए, तो आपका काम बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है? तो बाहर हो रहा है। तो याद रखेंगे, विद्युत परिपथ का मतलब होता है करंट का चलने का रास्ता, जिस रास्ते से होकर चलेगा उसी को विद्युत परिपथ कहा जाता है। अब जो पीवीसी देखे हैं ग्रीन कलर का, देखिएगा ग्रीन भी होता है, ब्राउन भी होता है, उसमें सब बनाया रहता है पैटर्न की करंट कैसे चलेगा। आपको श्रेणी में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है, वो ऑलरेडी बनाया रहता है। हरा रंग का बोर्ड देखे हैं, टीवी भी खोलिएगा तो हरा रंग का किट निकलेगा, ठीक है, वही तो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको पीवीसी कहते हैं। तो सर्किट मतलब क्या? परिपथ का मतलब क्या हो गया? तो करंट का चलने का रास्ता, करंट कैसे चलेगा। अब आप देखते हैं कि उसमें बहुत कुछ जोड़ा रहता है, तो उसमें करंट चलता है तब ना हमको आउटपुट मिल रहा है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद समीकरण भी निकालेंगे। इस परिपथ में हम लोग परिपथ का समीकरण किस तरह से बनाते हैं, तो समीकरण भी देखा जाएगा। तो हेडिंग दिया जाए, यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जितना हम लोग पॉइंट पढ़े सब लघु उत्तरीय प्रश्न था बालक। आपसे पूछा जाएगा बताइए विभवांतर में विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है, तो आप लिखेंगे। आपसे पूछा जाएगा टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। आपसे पूछा जाएगा विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। तो ये सब अगर अलग अलग पूछा गया तो ये रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। कोई दिक्कत वाला समझने में? चलिए, तो यहां से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युतीय परिपथ एवं परिपथ समीकरण। हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे बालक विद्युतीय परिपथ हेडिंग देंगे विद्युतीय परिपथ एवं परिपथ समीकरण। विद्युतीय परिपथ एवं परिपथ समीकरण, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट इक्वेशन। विद्युतीय परिपथ एवं परिपथ समीकरण, नंबर मत दीजिएगा। विद्युतीय परिपथ एवं परिपथ समीकरण। अब इसमें दो भाग है। पहले विद्युतीय परिपथ को हम लोग परिभाषित करेंगे, उसके बाद परिपथ समीकरण। हो गया जी इधर। चलिए, सबसे पहले विद्युतीय परिपथ लिखकर डैश दिया जाए। सबसे पहले विद्युतीय परिपथ लिखकर डैश देंगे, विद्युतीय परिपथ लिखकर डैश दिया जाए। हो गया बालक। लिखेंगे जिस परिपथ से होकर जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वह परिपथ विद्युतीय परिपथ कहलाता है। वह परिपथ विद्युतीय परिपथ कहलाता है। वह परिपथ विद्युतीय परिपथ कहलाता है। इस परिपथ में उस स्रोत का होना आवश्यक है। इस परिपथ में उस स्रोत का होना आवश्यक है। इस परिपथ में उस स्रोत का होना आवश्यक है। उस स्रोत का होना आवश्यक है जिस स्रोत से धारा उत्पन्न होती है।
इस परिपथ में उस स्रोत का होना आवश्यक है जिस स्रोत से धारा उत्पन्न होती है, जिस स्रोत से धारा उत्पन्न होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, सामान्यतः है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सामान्यतः विद्युत परिपथ को, सामान्यतः विद्युत परिपथ को चित्र में, विद्युत परिपथ को चित्र में दिखलाया गया है, विद्युत परिपथ को चित्र में दिखलाया गया है जो निम्न है। अब देखिए चित्र तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन उसमें क्या यूज करना है इसको भी समझना होगा, ठीक है। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बैटरी लेंगे और बैटरी में एक आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, आपको मालूम है। बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध बताया गया था ना आपको। डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाएगा। हो गया बालक। अब इसमें कौन क्या है इसके बारे में लिखना होगा। ये आपका परिपथ हो गया, मतलब जिस रास्ते से करंट चलेगा वही हमारा परिपथ है। इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। डायग्राम के नीचे लिख लेंगे कि विद्युतीय परिपथ है। अब कौन क्या है इसके बारे में लिखना होगा। तो के जो होता है इसको प्लग कहा जाता है या कुंजी भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। प्लग या कुंजी बोला जाए, एक एक करके लिखेंगे। इसके नीचे जहां जहां के बराबर प्लग है, प्लग है या कुंजी, प्लग या कुंजी हो गया। स्मॉल आर बराबर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर बराबर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया वाला। चलिए एप्टा बराबर विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत और ब्रैकेट में लिखेंगे सेल या बैटरी,
ब्रैकेट में लिखा जाए सेल या बैटरी। तो जनरली विद्युत वाहक बल जो होता है वो स्रोत का ही होता है। हो गया बालक। अब इसके बाद क्या है, तो है आपका ए है, तो ए बराबर लिखेंगे आमीटर, ए बराबर लिखेंगे आमीटर, आमीटर और ब्रैकेट में लिखेंगे धारा मापने वाला यंत्र। आमीटर ब्रैकेट में लिखना होगा धारा मापने वाला यंत्र, धारा मापने वाला यंत्र। इसके बाद नीचे लिखेंगे V बराबर वोल्ट मीटर, V बराबर वोल्ट मीटर और ब्रैकेट में लिखिए विभव मापने वाला यंत्र, विभव मापने वाला यंत्र। कैपिटल R बराबर बाह्य प्रतिरोध, कैपिटल R बराबर बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध और I बराबर विद्युत धारा, और I बराबर विद्युत धारा। यही ना है डायग्राम में, जो डायग्राम में है उसके बारे में लिख लिए। अब देखिए आपके एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सुन लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि आमीटर क्या है, तो आप कहेंगे करंट नापा जाता है। तो देखिए आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है वालक परिपथ में, तो ध्यान देंगे आपको दिख रहा होगा कि रास्ते में जोड़ दिया गया है, मतलब तार वाले ही रास्ते में जोड़ा गया है। तो देखिए ये तार है और इससे करंट का प्रवाह हो रहा है, तो कहा जाएगा करंट नापिए। तो आमीटर को क्या करेंगे, ये तार काटेंगे और इसी के बीच में जोड़ देंगे। तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी है कि समांतर है, श्रेणी। एक ही ना रास्ता है जी। अब करंट जब जाएगा तो इस आमीटर से हो के जाएगा, तो ये आमीटर बता देगा कि इतना एम्पियर का करंट है। तो देखिए ये प्लस और माइनस, करंट प्लस से माइनस चलता है, तो रास्ता में तार को काट के 2 मीटर जोड़ दिए। तो याद रखेंगे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विद्युतीय परिपथ को विद्युतीय परिपथ में आमीटर को कैसे जोड़िएगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि इन 2 सिरों के बीच विभव का अंतर बताएगा। तो यहाँ नाप लिया कि 9 वोल्ट है, यहाँ पर 4, इसका मतलब 5 यूज कर लिया है। तो याद रखेंगे वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और आमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में। और करंट कैसे चलेगा, प्लस से माइनस की ओर। यही कहलाता है विद्युतीय परिपथ। जिस पथ से होकर धारा का प्रवाह होगा वही क्या होगा, विद्युतीय परिपथ। लिखेंगे डायग्राम के नीचे, परिपथ में, डायग्राम के नीचे लिखा जाए परिपथ में आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम संयोजन में, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। अतः परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा, तो देखिए बालक विद्युत धारा I जो होगा ये होगा कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। तो ध्यान देंगे, तो यहां पर कुल विद्युत धारा को I से, विद्युत वाहक बल को एप्टा से, प्रतिरोध देखिए 2 है जी,
एगो बड़ा और एगो छोटा आ रहा है, कौन सा क्रम में? श्रेणी में, क्योंकि एक ही रास्ता में दोनों है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या है? तो R प्लस R, याद है? श्रेणी क्रम में जो निकालने का यही तरीका है। तिरछा तिरछी गुना करा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एप्टा बराबर I R प्लस R, समीकरण नंबर 1। तो ये भी आपका समीकरण हो गया परिपथ समीकरण, ये भी आपका क्या है? परिपथी समीकरण है। अब ये कैसे हो गया ध्यान देंगे, आप पढ़े ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे I निकालिएगा तो V बटा R हो गया। तो यही भी क्या है? विद्युत वाहक बल, और E प्रतिरोध क्या है? कुल प्रतिरोध। कुल क्यों लिखा गया है? क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। इसको लिख के नीचे लिखे, ये फॉर्मूला लिख के और नीचे दोनों को लिख लेंगे। और यही समीकरण 1 को ही परिपथ समीकरण कहा जाता है। और इसको आगे निकालेंगे, इसको टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध भी कहा जाता है। हो गया वाला, फॉर्मूला लिख लीजिएगा इसको। लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 को ही परिपथ समीकरण कहा जाता है। समीकरण 1 को ही परिपथ समीकरण कहा जाता है। समीकरण 1 को ही परिपथ समीकरण कहा जाता है। बस यही पे रोक देंगे, बाकी अगले क्लास में। बंद कर दो, मैसेज कर देंगे।